इस ड्रामे की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि कोरिया में एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही महंगी पेंटिंग का एग्जीबिशन चल रहा था। ये लोग पेंटिंग को लेकर फ्रांस जाने वाले थे, लेकिन नीलामी से पहले ही पता नहीं कैसे वहाँ का टाइम रुक जाता है और तभी होती है हमारे मेन लीड जुन वू की एंट्री और वो पेंटिंग को चुरा के वहाँ से चला जाता है। अब उसने बाहर जाके जैसे ही चुटकी बजाई कि टाइम फिर से चलना शुरू हो गया। अब जुन वू उस पेंटिंग को लेकर अपने लैंड ओनर के पास आ गया और वहाँ पर आकर उन अंकल ने उससे पूछा कि तुम इतनी बड़ी बड़ी चोरियां कैसे कर लेते हो और कोई भी सबूत नहीं छोड़ते। फिर वो कहता है कि ये तो एक सीक्रेट है और वैसे भी ये पेंटिंग कोरिया की है और इसे यहीं पर होना चाहिए, ना कि फ्रांस में। फिर वो लैंड ओनर कहते हैं कि अब तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और मैं अब तुम्हें ये घर रेंट पर ज्यादा दिन के लिए नहीं दे सकता, इसलिए अच्छा होगा कि तुम कहीं और शिफ्ट कर जाओ। फिर वो कहते हैं कि वो समय आ गया है जहाँ पर हमें ये लैंड ओनर थोड़े सस्पिशियस दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम किम सुन है, जो कि जल्दी उठकर डिलीवरी की जॉब करने के लिए जाती है और वहीं दोपहर में वो एक कैफे में काम करती है और रात होते ही एक बार में जाकर काम करती है। अभी शाम के टाइम वो अपनी सैलरी को देखकर बहुत खुश हो रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। वो उससे पैसे मांग रहा था क्योंकि किम सुन के डैड ने उससे पैसे उधार लिए थे। फिर वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास पूरे पैसे नहीं है तो तुम ये बिल्डिंग मुझे दे दो, लेकिन किम सुन उसको बिल्डिंग नहीं देना चाहती थी और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी, मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो। फिर उस आदमी ने बताया कि सरकार ने अब एक नया नियम निकाला है और अगर तुमने पूरे पैसे नहीं दिए तो अगले महीने से इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब किम सुन बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से अपना किराया वसूलने के लिए जाती है, लेकिन उसको तो कोई भी पैसे नहीं देता। एक आदमी तो उसे डरा ही देता है और दूसरी औरत तो उसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही थी और यहाँ तक कि तीसरा तो उसको देखकर भाग ही गया था। अब किम सुन रियल एस्टेट के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर जाकर कहती है कि मेरी बिल्डिंग का बेसमेंट खाली है, वहाँ पे रहने के लिए कोई किराएदार ढूंढ दो। वो कहती है कि भला तुम्हारे बेसमेंट में रहने के लिए कौन आएगा। तभी वहाँ पर जुनवू आ जाता है और उसको कहता है कि मुझे रोशनी से थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं किराए के लिए कोई बेसमेंट देखना चाहता हूँ। और उसकी ये बात किम सुन ने सुन ली और वो एकदम से भाग कर अंदर आई कि मेरा बेसमेंट खाली है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। अब किम सुन उसको बेसमेंट में लेकर आ जाती है और कहती है कि अभी तो ये थोड़ा गंदा है, लेकिन साफ सफाई के बाद अच्छा हो जाएगा। और उसने जुनवू से पूछा कि तुम बेसमेंट में ही क्यों रहना चाहते हो, जिस पर जुनवू ने कहा कि मेरा काम ऐसा है कि जो मैं सनलाइट में नहीं कर सकता, मेरा काम तो अंधेरे में ही होता है। जिसको सुनकर तो किम सुन के मन में काफी अलग अलग ख्याल आने लग गए और वो सोचने लग जाती है कि कहीं ये लड़का कोई गैंगस्टर तो नहीं या फिर कोई सीरियल किलर। वो बड़े ही बेकार से एक्सप्रेशन दे रही थी, जिस पर जुनवू ने उसे पूछा कि तुम्हें अब क्या हो गया। फिर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है, जिससे पहले उसे 10,000 रुपए डिपॉजिट के और 1,000 रुपए रेंट के देने होंगे। जब वो उसे ही देखने लग जाता है फिर वो कह देती है कि चलो कोई बात नहीं, तुम मुझे 900 रुपए ही दे देना। फिर जुनवू वहाँ से बाहर जाने लग जाता है, लेकिन किम सुन उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, तुम 600 रुपए रेंट के और 10,000 रुपए डिपॉजिट के दे देना। लेकिन वो तो फिर भी सीधा सीधा चले ही जा रहा था। फिर किम सुन ने उससे पूछ ही लिया कि क्या तुम डिपॉजिट भी कम करना चाहते हो, जिस पर जुनवू ने कहा कि पहले मुझे और भी घर देखनी है, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ रहूंगा या नहीं। फिर वो उसे एक और ऑफर देती है जिसमें 5,000 रुपए डिपॉजिट के और 500 रुपए रेंट के होते हैं और इस पर तो जुनवू मान ही गया था। दूसरी तरफ हम लोग भाई बहन को देखते हैं जहाँ पर उस लड़के की बहन को पेट में दर्द हो रहा था। वो अपने भाई को बताती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तभी वो लड़का अपने डैड की तरफ देखता है जो कि ड्रिंक कर रहा था और उसे तो अपने बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। अब वो फार्मेसी चला जाता है और वहाँ पर जाकर दवाई मांगता है, लेकिन उसे तो कोई फ्री में दवाई ही नहीं दे रहा था। अब वो तो वहाँ से कुछ पैसे ही चुरा लेता है, जिसकी वजह से उसके पीछे काफी सारे लोग पड़ गए थे और जैसे ही लोग उसे मारने लगते हैं कि तभी वो टाइम को पीछे कर देता है और ऐसा तो वो कई बार करता है। जैसे ही वो भाग रहा था तभी उसको एक ग्रीम रीपर मिल गया। उस ग्रीम रीपर ने कहा कि तुम्हारे भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम यहीं पर रुक जाओ। बच्चा कहता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, मेरी बहन बीमार है इसलिए मैंने ये सब किया, मैं दोबारा से नहीं करूँगा। ग्रीम रीपर कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तो तुम्हारी बुरी किस्मत है। फिर वो उस बच्चे को गायब करके एक पॉट में बंद कर देता है। अब हम लोग एक जगह पर काफी सारे ग्रीम रीपर्स को देखते हैं जहाँ पर उनका हेड कह रहा था कि इस तरह की यूनिक पावर्स के साथ कई सारे लोग जन्म ले चुके हैं।
तुम्हें उन लोगों को पकड़ना है और यहाँ पर इन पॉट्स में कैद करना है ताकि आगे चलकर इस दुनिया पर कोई मुसीबत ना आए। उनमें से एक ग्रिम रीपर ने पूछा कि उनके पास ये शक्तियाँ आई ही कहाँ से, जिस पर वो कहता है कि गॉड 100% परफेक्ट नहीं है, उससे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और जो मैस उसने फैलाया है वो हम लोगों को साफ करना है और टाइम का कंट्रोल तो सिर्फ गॉड के ही हाथों में होना चाहिए। और इसी वजह से वो ग्रिम रीपर उस बच्चे को वहाँ लेकर आया था। जिस ग्रिम रीपर ने उस बच्चे को पॉट में कैद किया था उसका नाम म्यूंग वुन है। म्यूंग वुन अपने काम में बहुत परफेक्ट था और वो तो किसी के भी रूल्स को फॉलो नहीं करता था और यही कारण था कि उससे वो ग्रुप का हेड बहुत ज्यादा चिढ़ा करता था। वहीं दूसरी तरफ उस बच्चे के पेट में बहुत दर्द हो रहा, लेकिन उसके फादर को तो उसकी कोई परवाह नहीं थी। फिर जैसे ही उसका फादर बाहर शराब लेने के लिए जाता है तभी वहाँ पर म्यूंग वुन पहुँच गया और उसका गला पकड़कर उसे कहता है कि मेरी नज़र तुम पर ही है, अगर तुमने अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रखा तो फिर मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ किम सुन के पास वही आदमी आता है और उससे पैसे मांगने लगता है कि या तो मेरे पैसे दे दो, नहीं तो जल्दी से बिल्डिंग मेरे नाम कर दो। वो बार बार इस बिल्डिंग की मांग इसलिए कर रहा था क्योंकि कुछ टाइम बाद ये एरिया और ज्यादा डेवलप होने वाला है, जिससे उस एरिया की सभी बिल्डिंग के पैसे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन किम सुन के पास तो अभी पैसे नहीं थे, इसलिए वो उस आदमी को बिना पैसे दिए ही कुछ मना कर वहाँ से भेज देती है। अब किम सुन अपनी बातें याद करने लग जाती है जहाँ पर वो अपने डैड को कह रही थी कि आप इस बिल्डिंग को बेचकर इन सब लोगों का कर्जा क्यों नहीं उतार देते, लेकिन उसके डैड वो बिल्डिंग नहीं बेचना चाहते थे। और ये सब बातें सोचकर किम सुन थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद ही उसके डैड की डेथ हो गई थी। वो यहाँ पर बैठकर रो ही रही थी कि जुन वो वहाँ पर आ जाता है, लेकिन उसको बिना कुछ कहे अपने बेसमेंट में चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में किम सुन अपनी सेकंड डिलीवरी जॉब के लिए बाहर निकल रही थी। अब उसको पैसे तो काफी ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन उस दिन बारिश हो रही थी। वो लोग तो उससे इतना ज्यादा काम करा रहे थे कि जिसकी वजह से किम सुन की आंख लग गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। जैसे ही वो नीचे गिरती है तभी सामने से एक ट्रक आ रहा था जो कि उसको मारने ही वाला था कि तभी जुन वो चुटकी बजा देता है जिससे टाइम वहीं रुक गया। अब जैसे ही वो किम सुन के पास जाता है तो देखता है कि किम सुन हिल डुल रही थी और उससे तो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया कि मेरे जादू इस पर काम क्यों नहीं किया। किम सुन उससे पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया, लेकिन वो तो यहाँ पर खुद ही डर जाता है। अब किम सुन ने दोबारा पूछा कि मुझे बताओ तो सही तुमने किया कैसे। अब जुन वो वहाँ पर 2-3 बार चुटकी बजा कर देखता है, लेकिन किम सुन पर तो उसका कोई भी असर नहीं होता। अब रात में वो दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर किम सुन यही सोच रही थी कि इस जुनवो में ऐसा क्या स्पेशल है जो उसने इस तरह का जादू कर दिया। वहीं जुनवो भी बहुत परेशान था कि किम सुन पर मेरी पावर्स ने काम क्यों नहीं किया। अब नेक्स्ट डे किम सुन को काफी सारे बिल्स भरने थे, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो सभी के पास रेंट मांगने के लिए जाती है, लेकिन पहले की तरह ही होता है, उसको कोई भी रेंट नहीं देता। यहाँ तक कि एक लड़का तो उसको देकर भाग ही जाता है। फिर किम सुन अपने जॉब पर चली जाती है, लेकिन वो तो वहाँ पर भी सो रही थी। फिर उसकी बॉस ने उसे कहा कि आज कोई भी कस्टमर नहीं है, इसलिए तुम जल्दी घर जा सकती हो। अब जैसे ही किम सुन बाहर निकलती है कि तभी फिर से टाइम रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग स्मगलिंग की बातें कर रहे थे कि तभी जुन वू उनके पास पुलिस को लेकर पहुंच गया और उन लोगों को पकड़वा देता है। अब जैसे ही टाइम फिर से शुरू होता है तब किम सुन की बॉस देखती है कि वो तो दोबारा से यहीं सो गई। वो उसको जगाती है कि तुम यहाँ नहीं अपने घर पर जाकर सो। अब जैसे ही किम सुन अपने घर पर जा रही थी कि तभी उसका स्कूटर खराब हो गया और वहाँ पर इंसियो आ गया। ये वही लड़का है जो उसको देखकर भाग गया था। फिर वो उसकी स्कूटर फिक्स करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो ठीक ही नहीं हुई। एक्चुअली ये दोनों हाई स्कूल के टाइम से फ्रेंड्स रह चुके हैं और यहाँ पर इंसियो इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड है। अब वो दोनों साथ साथ चलने लगते हैं कि तभी किम सुन उससे पूछती है कि क्या तुमने टाइम स्टॉप करने वाले जादू के बारे में सुना है। इस पर इंसियो ने कहा कि ये तो बहुत आसान है और वो उसे करके दिखाता है और कहता है कि देखो टाइम रुका तो नहीं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर वो देखती है कि जुन वो घर की तरफ जा रहा था, इसलिए वो इंसियो को छोड़कर उसकी तरफ भाग जाती है। फिर वो जुनवू से कहती है कि तुमने फिर से टाइम को स्टॉप किया था, यानी कि ये कोई जादू नहीं बल्कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर्स हैं। फिर जुनवू ने उसे कहा कि मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए पहले तो तुम्हें मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। अब किम सुन ने भी इसको थैंक्स बोल दिया। फिर जुनवू ने उसे कहा कि तुम मेरी इस एबिलिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी और उससे वहाँ से जाने को कह दिया। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक लड़का नकली नोट बना रहा था। फिर तभी वहाँ पर म्यूंग वुन आ जाता है और उसको रोक देता है और साथ ही उसको गायब करके बोतल में बंद कर देता है।
दूर से सारा नज़ारा ग्रिम रीपर का टीम लीडर भी देख रहा था और देख देख कर जेलस फील कर रहा था, क्योंकि उसको म्यूंग वुन का इस तरह काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब हमें एक दूसरे लड़के को दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस पड़ी हुई थी। वो वॉशरूम में चला जाता है और वहाँ से लड़की बनकर बाहर निकलता है, यानी कि इसके पास बॉडी चेंज करने की पावर है। वहीं उसी लड़के के बारे में ग्रिम रीपर्स और उनकी टीम बात कर रहे थे। उन लोगों को तो असल में ये भी नहीं पता था कि ये लड़का है या लड़की, और ना ही उसके पावर्स का पता था। अब मीटिंग खत्म होने के बाद ग्रिम रीपर्स उसी लड़के को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो लड़का तो बहुत चालाक निकला और ग्रिम रीपर्स को देखते ही उसने फिर से अपना रूप चेंज कर लिया। और इसके बाद तो वो सारे ग्रिम रीपर्स भी कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ तक कि एक ने तो एक असली इंसान को ही पकड़ लिया था। अब जैसे ही वो सारे ग्रिम रीपर्स वापस आते हैं तब उनका टीम लीडर उनको डांटता है कि हमें लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है, तुम लोग अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो। अब दूसरी तरफ हम किम सुन को देखते हैं जो कि जुनवो का पीछा करती है, क्योंकि वो रात को कहीं बाहर जा रहा था और यहाँ पे कुछ लोग एक बहुत कीमती बुद्धा मूर्ति को चुराने की बातें कर रहे थे। फिर वहीं पर ही किम सुन पहुंच गई और उसने चारों तरफ देखा तो जुनवो वहां पर नहीं था। फिर वो वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग तो उसको वहां से जाने ही नहीं दे रहे थे। उन तीनों गुंडों में एक पुलिस वाला भी था जो उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है। फिर किम सुन हेल्प के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाती है और जुनवो को आवाज लगाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम यहीं कहीं आसपास हो। फिर तभी एकदम से टाइम स्टॉप हो जाता है और जुनवो वहां पर पहुंच गया। पहले तो वो उस बुद्धा मूर्ति को ले लेता है और फिर किम सुन की जान बचा लेता है और अब वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। आते टाइम किम सुन जुनवो पर बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी कि वहां पर मेरी जान जाने वाली थी, लेकिन तुम्हें तो फिर भी इस स्टैचू की पड़ी थी। और फिर तो जुनवो ही उसे डांटने लग गया कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम मेरा पीछा करो। वहीं दूसरी तरफ वही पुलिस वाला औरों से बात कर रहा था और कह रहा था कि वो लड़की तो एकदम से ही गायब हो गई और साथ में हमारी बुद्धा मूर्ति को भी ले गई, लेकिन उन लोगों को तो पता ही नहीं लगा कि ये सब कैसे हो गया। तभी एक दूसरा पुलिस वाला वहां पर आकर टीवी ऑन करता है और उन लोगों को दिखाता है कि वही पुलिस वाला एक जगह पर खड़ा होकर स्मगलिंग कर रहा था और उसकी ये वीडियो किसी और ने नहीं बल्कि जुनवो ने ही बनाई थी और इस तरह से उस पुलिस वाले की चोरी तो वहां पकड़ी ही गई थी। फिर जुनवो दोबारा से अपने पुराने लैंड ओनर के पास चला जाता है और वो मूर्ति उनको दे देता है। एक्चुअली ये लोग चोरी हुई मूर्तियों को उनकी सही जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। फिर जुनवो उन अंकल को कहता है कि आप बहुत अच्छे हैं, क्या मैं दोबारा से यहाँ पर रहने के लिए आ सकता हूँ? लेकिन वो अंकल तो उससे वहाँ पर आने के लिए मनाही कर देते हैं। अब जैसे ही जुनवो घर पर आता है तब किम सुन उससे माफी मांगती है, क्योंकि उसने भी उसी वाली न्यूज को देख लिया था जहाँ पर वो पुलिस वाला स्मगलिंग कर रहा था। अब वो दोनों घर पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर जुनवो ने कहा कि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे टाइम में किस तरह आ जाती हो और पता नहीं ये सब कब तक चलेगा, लेकिन तब तक मुझे तुम्हारे लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। फिर किम सुन उससे पूछती है कि कैसे रूल्स? फिर वो उसे कहता है कि पहला रूल तो ये है कि हम लोग बाहर किसी को भी नहीं बताएंगे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और दूसरा रूल ये है कि मैं टाइम को स्टॉप कर सकता हूँ, ये सीक्रेट तुम किसी को भी नहीं बताओगी। फिर किम सुन उससे एक हेल्प मांगती है कि क्या तुम मेरे लिए भी टाइम स्टॉप कर सकते हो, जिस पर जुनवो ने कहा कि मैं सोच कर बताऊंगा। अब किम सुन बोली कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा ही कुछ कहने वाले हो। वहीं दूसरी तरफ हम लोग पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहां पर एक लड़का जेल में था और उसकी मदर उससे मिलने के लिए आती हैं। फिर वो उससे मिलकर उसे बताती है कि ये लोग मुझसे तुम्हें छोड़ने के लिए 10 मिलियन बॉन्ड मांग रहे हैं और उसके बाद ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन मैं इन लोगों को ये पैसे नहीं देने वाली। और यहाँ पर ये लड़का तो कुछ साइको की तरह लग रहा था और वो तो अब अपनी माँ पर ही चिल्लाने लगा और कहता है कि तुम तो यही चाहती हो कि मैं पूरी जिंदगी जेल में सड़ता रहूं। नेक्स्ट सीन में किसी कंपनी में एक मीटिंग चल रही थी, जहां पर वो लोग उस जगह पर टाउन बनाना चाहते थे जो जगह किम सुन की थी, लेकिन वो टाउन बनाने के लिए उन्हें वो सारा इलाका खाली करवाना पड़ेगा और ये काम तो उस कंपनी की ओनर उसी आदमी को दे देती है जो कि बार बार किम सुन के पास पैसे मांगने आया करता था। इस आदमी का नाम कांग है और ये फिर से किम सुन को परेशान करने के लिए उसके पास पहुंच गया। अब बेचारी किम सुन तो जितना भी पैसा कमाती थी वो सारा उसको ही दे देती थी, उसके पास तो कुछ भी नहीं बचा था। फिर इस बात पर वो तो किम सुन की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है। अब रात के टाइम किम सुन ऊपर छत पर बैठकर कुछ सॉफ्ट टॉयज बना रही थी, वहीं पर इंसियो भी आकर बैठ गया और उसका हाथ बटाने लगा, लेकिन जब इंसियो को नींद आ गई वो तो वहां से उठकर चला गया।
फिर किम सुन तो बेचारी अकेली ही बैठकर काम करने लगी। वहीं दूसरी तरफ जुनवू सो रहा था और उसने एक ड्रीम देखा, जिस ड्रीम में उसको एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की कुछ किम सुन जैसी थी। वो अच्छे से पहचान नहीं पाता क्योंकि उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। फिर वो एकदम से उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये लड़की है कौन जो बार बार मेरे सपने में आती है। फिर वो उठकर बाहर चला गया और उसने देखा कि किम सुन तो काम करते करते वहीं पर ही सो गई। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जो कि बॉडी चेंज कर सकता था और यहाँ पर तो वो एक लड़की बनकर आया हुआ था। वो एक आदमी के साथ था और वहीं पर वो उसके पैसे लेकर भाग जाता है। वो आदमी उसके पीछे पीछे तो आया लेकिन उसने तो अपना रूप ही चेंज कर लिया और वो फिर से बच गया। अब दूसरे सीन में हम लोग उसी बूढ़ी औरत को देखते हैं जहाँ पर उसका लड़का जेल से बाहर आ गया था। वो बूढ़ी औरत उसके लिए खाना लेकर आई थी लेकिन वो लड़का तो उसके खाने को फेंक ही देता है और कहता है कि अगर तुम्हें देना ही था तो मुझे छुड़ाने के लिए पैसे दे देती, मुझे अब तुम्हारे इस प्यार की कोई जरूरत नहीं है। अब कांग फिर से किम सुन के पास पैसे मांगने के लिए आता है। किम सुन उसको सारे पैसे दे देती है लेकिन कांग ने तो उन पैसों को कम बताया और उसे कहा कि तुम्हें मेरी कार वॉश करनी पड़ेगी। और अब तो वो बेचारी करती भी क्या, वो तो कांग की कार वॉश करने के लिए चली गई। अब किम तो वो कार वहाँ पर वॉश कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर कुछ किडनैपर्स आ जाते हैं और किम सुन को किडनैप कर लेते हैं। यहाँ पर किम सुन को अंदाजा तो हो गया था कि मेरी ये किडनैपिंग किसने करवाई है। फिर वो उन लोगों को चकमा देकर कार से नीचे उतर जाती है। अब किडनैपर कांग को कॉल करके कहता है कि वो लड़की तो भाग गई, लेकिन फिर कांग ने कहा कि कोई बात नहीं, उसे भागने दो, लेकिन अब उसे मेरी ताकत का अंदाजा तो हो ही गया होगा। अब जैसे ही किम सुन अपने घर पर आती है वहीं पर कांग खड़ा हुआ था। किम सुन को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसको कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही कांग ने उसे थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि मैंने तुम्हें मेरी कार वॉश करने के लिए कहा था लेकिन तुम तो वहाँ से भाग कर ही आ गई। अब वो किम सुन को बहुत ज्यादा सुनाता है और उसकी इंसल्ट करके वहाँ से चला जाता है। उसको बहुत ज्यादा गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो बेचारी करती भी क्या, वो तो बस रोने लग गई और उसको इस तरह रोते हुए जुनवू देख लेता है। लेकिन वो तो हर बार की तरह ही किम सुन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब रात भर किम सुन को तो नींद ही नहीं आ रही थी और वो तो बस अपनी बेइज्जती के बारे में सोच रही थी। अब वो थोड़ी देर बाद कांग के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती है और उसको नॉक करती है। जैसे ही कांग ने दरवाजा खोला वो उसके मुंह पर पैसे मारती है और कहती है कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा प्यारे हैं ना। और इस तरह तो कांग की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, जिसकी वजह से नेक्स्ट डे वो फिर से किम सुन का किडनैप करवाने लगता है। अब वो किडनैपर उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर जुनवू पहुँच गया और वो एकदम से टाइम को स्टॉप कर देता है। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है इसलिए वो जुनवू के कंधे पर सर रखकर रोने लग जाती है और इस बार तो जुनवू उसे मना भी नहीं करता। फिर वो दोनों वहाँ से निकल आते हैं और छत पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जुनवू से पूछता है कि तुम तो इस इतनी बड़ी बिल्डिंग की ओनर हो, फिर भी तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों पड़ती है। फिर वो उसे बताती है कि ये बिल्डिंग मेरे डैड की थी और यहीं पर ही एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि किम सुन के डैड ने उसके अंकल और कांग से काफी सारे पैसे लिए थे जिसको चुकाने के लिए वो बहुत सा पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे। और इसी तरह एक दिन डिलीवरी करते टाइम उसके डैड की मौत हो गई थी। जब उसके डैड का फ्यूनरल चल रहा था तभी उसके अंकल और कांग वहाँ पर आ जाते हैं और शौक मनाने की बजाय किम सुन को कहते हैं कि अब तुम ये बिल्डिंग बेचकर हमारे पैसे चुका दो। उसके अंकल तो उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार थे लेकिन किम सुन उनको जानती थी और वो कहती है कि मैं 19 साल की हूँ और मैं अकेले रह सकती हूँ और रही बात पैसे चुकाने की तो मैं सारे पैसे कमा कर आपको चुका दूंगी। फिर उसने जुनवू को और बताया कि मैं पैसे कमा कर उन्हें चुकाने वाली हूँ लेकिन मैं इस बिल्डिंग को कभी भी नहीं बेचूंगी। उसने आगे भी अपनी लाइफ के बारे में बताया कि उसने तो अपना हाई स्कूल भी छोड़ दिया था और ना ही वो कॉलेज जा सकी क्योंकि वो पिछले 7 सालों से पार्ट टाइम जॉब्स कर रही है और अपने अंकल और कांग के पैसे चुका रही है। अब यहाँ पर जुनवू उसकी बातें सुनकर काफी इमोशनल होने लगता है कि तभी किम सुन बात बदल देती है और पूछती है कि वैसे तुमने उन नमूनों का क्या किया। और यहीं पर हमें कांग और उसके आदमियों को दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग पर खड़े हुए थे और कांग को नीचे फेंकने लग रहे थे। अब रात के टाइम जुनवू को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। फिर वो किम सुन के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हें और कितना पैसा चुकाना है। फिर ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम सुन आज तो कांग के पास जाकर एक बार में ही उसको सारे पैसे दे देती है
और ये देखकर तो वो बिल्कुल ही शॉक हो गया था और उससे पूछने लगा कि तुम्हारे पास इतने पैसे आखिर आए कहाँ से। फिर किम सुन कहती है कि अचानक से मेरी लॉटरी लग गई और अच्छा ही हुआ क्योंकि अब के बाद मुझे तुम्हारा ये बेकार सा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। फिर वो उसे अपना घर खाली करने के लिए भी कह देती है क्योंकि कांग तो उसकी ही बिल्डिंग में रहा करता था। वो तो इतना जोर से चिल्लाती है कि नीचे खड़ा हुआ इंसो भी उसकी बातें सुन रहा था। अब कांग ने अपने सारे पैसे अपने लॉकर में रख दिए थे। फिर थोड़ी देर बाद जाकर वो चेक करता है तो वहाँ से सारा पैसा ही गायब था। अब हम लोग तो जानते ही हैं कि ये तो सारा जुनवो का काम है। अब किम सुन खड़ी होकर अपने डैड की बिल्डिंग को देख रही थी। तभी वहाँ पर इंसियो आ गया और उससे कहता है कि तुम आखिर रो क्यों रही हो, क्या तुम्हारे हाथों से बिल्डिंग चली गई है। सियोना उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर वो इंसियो को ट्रीट देने के लिए उसी बार में चली जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। फिर इंसियो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से, जिस पर किम सुन ने उसे कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मेरी एक बहुत बड़ी लॉटरी लग गई है। फिर वो उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी इस बात पर भी यकीन कर लेता हूँ। अब उस बार की ओनर भी किम सुन और इंसियो को पहले से ही जानती थी और वो आकर इंसियो को कहती है कि तुम पहले तो किम सुन को लाइक किया करते थे ना। फिर किम सुन कहती है कि हाँ मुझे भी याद आ गया, ये पहले तो मुझे ही पसंद किया करता था। तभी हमें यहाँ स्कूल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम सुन और इंसियो पढ़ा करते थे। वहाँ एक बार इंसियो ने काफी हिम्मत करके किम सुन को लव लेटर दिया था, लेकिन किम सुन ने तो उसको सबके सामने ही पढ़ दिया और इसकी वजह से इंसियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वहीं किम सुन समझ गई थी कि इंसियो को काफी बुरा लगा है कि मैंने इस तरह उसकी इंसल्ट की। वो उसके पास माफी मांगने के लिए तो जाती है, लेकिन वो तो उससे बात ही नहीं कर रहा था। अब जैसे ही किम सुन के डैड की डेथ हो गई थी तब वो उसके पास आया था। क्योंकि किम सुन काफी अकेली थी इसलिए वो उसका दोस्त बन गया। और किम सुन कहती है कि तब से तो तुम मेरी ही बिल्डिंग में रह रहे हो, तो क्या इसका ये मतलब है कि हम दोनों को डेट पर जाना चाहिए। लेकिन इंसियो उसको कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। फिर तभी उसे सामने से आता हुआ जुनवो दिख जाता है और वो इंसियो को छोड़कर एकदम से उसके पास चली गई। फिर जुनवो उसे कहता है कि तुम इस तरह बोलते हुए मेरे घर में कैसे घुस गई हो, जिस पर किम सुन ने उससे माफी मांगी और कहा कि कोई नहीं, मैं अभी बाहर जा रही हूँ। अब हम लोग उसी साइको लड़के को देखते हैं जो कि एक बार में बैठा हुआ था। उसने काफी ड्रिंक कर लिया था, लेकिन वो तो बिल काफी टाइम से नहीं चुका रहा था। अब वेटर उसके पास आता है और उससे पैसे मांगने लग जाता है। फिर वो एकदम से पैसे मांगने के लिए अपनी माँ को कॉल करता है, लेकिन उसकी माँ ने तो उसका फोन उठाया ही नहीं। अब वो साइको लड़का तो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो तो उस वेटर को वहाँ पर मार ही देता है। फिर वहाँ पर और सारे लोग भी आ गए थे और वो उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, लेकिन तभी वो साइको लड़का अपनी बॉडी शेप चेंज कर लेता है और वो बॉडी शेप चेंज करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि यही साइको था। अब जैसे ही वो क्लब से बाहर निकला तभी वहाँ पर एक फीमेल ग्रीम रीपर आ गई और आकर उसको पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ जुनवो को दोबारा से किम सुन अपने सपने में दिखाई देती है और वो उठकर सोचने लग जाता है कि मुझे ये सपना आखिर बार बार आता ही क्यों है। अब जुनवो वहाँ से बाहर आकर एक एंटीक शॉप में चला जाता है जहाँ पर उसने एक ब्रेसलेट रखा हुआ देखा और उसको देखकर तो उसे दोबारा से वही विजन्स आने लगे जैसे उसे सपने में आया करते थे। वो उस ब्रेसलेट को खरीदता है और सोचता है कि शायद इस ब्रेसलेट की मदद से मैं अपने इस सपने को क्लियरली देख पाऊंगा। अब जुनवो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर ग्रीम रीपर म्योंगबुन आ गया और वो भी उस ब्रेसलेट को देखता है और उसको भी काफी सारे विजन्स आ गए कि जैसे कोई छोटा सा बच्चा उसको पापा कहकर बुला रहा है। अब वो भी शॉप ओनर के पास जाता है और उस ब्रेसलेट को खरीदने के लिए कहता है, लेकिन वो शॉप ओनर तो उसको भी मना कर देता है और तभी यहाँ पर टाइम स्टॉप हो गया और जुनवो आकर उस ब्रेसलेट को चुरा लेता है। अब यहाँ पर म्योंगबुन एक ग्रीम रीपर था इसलिए टाइम स्टॉप होने का उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा और वो तो जुनवो को वहाँ पर देख लेता है। फिर वो उस ब्रेसलेट को लेकर अपने लैंड ओनर के पास आता है और उन्हें दिखाता है, जिस पर लैंड ओनर ने कहा कि ये ब्रेसलेट बिल्कुल साधारण है, इसमें कोई भी इस तरह की बात नहीं जैसा तुम सोच रहे हो। फिर वो उन्हें दोबारा से कहता है कि आप इसका पता लगाइए कि आखिर ये आया कहाँ से, लेकिन अंकल ने उसको दोबारा कहा कि तुम तो खामखा इस चीज के पीछे पड़े हो, ये तो कुछ भी नहीं है। फिर अंकल की ये बात सुनकर जुनवो वहाँ से चला जाता है। अब म्योंगबुन भी उसी का पीछा कर रहा था और पीछा करते करते वो तो उसके घर तक आ गया। तभी वहाँ पर किम सुन आ गई और जुनवो किम सुन को कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बताए बिना ही टाइम को स्टॉप कर दिया।
जिस पर किम सुन ने उसको कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तो बल्कि इस टाइम का फायदा ही उठा लिया। मैंने इसका फायदा उठाकर बहुत सारा काम किया और देखो उसके बदले में मुझे कितनी सारी चीजें मिल गई। और वो तो इतनी क्यूट सी हरकतें कर रही थी जिसकी वजह से जुनवो के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। फिर तभी वहाँ पर इंसियो आ जाता है और वो इन दोनों को इंट्रोड्यूस कराती है। वो इंसियो को तो अपना फ्रेंड कहा करती थी, वहीं जुनवो को बेसमेंट कहती थी। वो उसको कभी उसके नाम से नहीं बुलाती थी और आज भी उसके मुंह से बेसमेंट ही निकल गया। फिर नेक्स्ट डे कांग किम सुन के पास आता है और उसे कहता है कि जो पैसे तुमने मुझे दिए थे वो तो गायब ही हो गए हैं। लेकिन किम सुन ने उसको कहा कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने तो तुम्हें पैसे दे ही दिए थे। वो वहीं पर लेट जाता है और कहता है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, नहीं तो मैं इस जगह से उठकर नहीं जाऊंगा। फिर किम सुन की बिल्डिंग में रहने वाले एक अंकल बाहर आते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने तो सुबह सुबह इतना चिल्लाकर मेरी नींद ही खराब कर दी। वहीं कांग भी बोले ही जा रहा था कि मैं तो यहाँ से अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा, अगर तुम्हें पुलिस को भी बुलाना है तो तुम बुला सकती हो, और अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे मार दो। और ये मारने वाली बात तो कांग पर भारी ही पड़ जाती है। वो अंकल एक बड़ा सा चाकू लेकर बाहर आते हैं और उसको देखकर तो कांग डर कर वहाँ से भाग ही गया था। अब थोड़ी देर बाद किम सुन उन अंकल के घर में थैंक्स बोलने के लिए जाती है और वहाँ पर जाकर वो देखती है कि उन अंकल का रूम बहुत सारे टॉयज से भरा पड़ा था। किम सुन को पहले तो बहुत ज्यादा अजीब लगा, लेकिन फिर वो ज्यादा माइंड नहीं करती और वहाँ से बाहर आ जाती है। फिर जुनवो ने उसको एक जगह पर बुलाया था और वहाँ पर आकर वो उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें कर रही हो, अगर तुम ऐसा ही करती रही तो मेरा ये टाइम स्टॉप करने वाला भांडा फूट ही जाएगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। फिर इसके नेक्स्ट सीन में किम सुन इंसियो के पास बैठी हुई होती है, जहाँ पर इंसियो उससे पूछता है कि क्या तुम उस लड़के को लाइक करती हो। लेकिन किम सुन ने मना कर दिया और कहा कि वो लड़का तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, अगर मेरी उससे शादी हो गई तो मेरे डैड हेवन से ही मेरी चिंता करने लग जाएंगे। और ये सारी बातें सुनकर तो इंसियो बहुत खुश हो जाता है। लेकिन फिर किम सुन उसको कहती है कि वो कोल्ड हार्ट तो है, लेकिन फिर भी वो देखने में बहुत हैंडसम है। फिर इंसियो कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम उसे पसंद करती हो। अब नेक्स्ट सीन में वो अंकल जो किम सुन की बिल्डिंग में रहा करते थे वो कहीं पर जा रहे थे कि तभी रास्ते में कांग किसी आदमी से बात कर रहा था। तो वो आदमी रुक कर उन अंकल को देखता है और कहता है कि तुम तो गैंगस्टर वांगो हो ना। इस पर वो अंकल कहते हैं कि शायद तुमने मुझे गलत पहचान लिया, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ। और इतना कहकर वो अंकल वहाँ से चले जाते हैं। फिर कांग उस आदमी से पूछता है कि तुमने उस आदमी को गैंगस्टर वांगो कहा, ये सब क्या मामला है। फिर वो आदमी उसे बताता है कि ये वही गैंगस्टर है जिसने कि एक टाइम पर हमारी गैंग यानी कि जो नंबर 1 गैंग थी उसको हरा दिया था। जब भी वो आता था तो सारी गैंग के लोग डर कर भाग ही जाते थे और इसी ने ही हमारे गैंग के काफी सारे लोगों की खुफिया इंफॉर्मेशन पुलिस को दी, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग भी पकड़े गए। हम लोग वांगो को काफी टाइम से ढूंढ रहे थे ताकि हम उसे मार सकें। और कांग को ये सारी बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर वो अंकल वहाँ से चला गया तो वो फिर से किम सुन को तंग कर पाएगा। फिर वो उनके गैंग लीडर के पास जाकर वांगो का एड्रेस उनको दे देता है ताकि वो उसको मार सकें। वहीं नेक्स्ट डे अब उस टीम के गैंगस्टर सारे वांगो के घर पर आ गए और वहीं पर ही उन्हें किम सुन ने भी देख लिया। वो दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो गई और सारी गैंगस्टर वाली बातें सुन लेती है, लेकिन वो बेचारे तो मिस्टर वांगो का क्या ही बिगाड़ पाते। फिर मिस्टर वांगो किम सुन को अंदर बुलाकर अपनी सारी स्टोरी उसको सुनाने लगा, जिसमें हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया गया जहाँ पर मिस्टर वांगो एक ऑफिस में चोरी करने के लिए गया था। वहाँ उस आदमी ने बताया कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मिस्टर वांगो तो इस बात को मान ही नहीं रहा था और वो उसके आदमी तो सारे ऑफिस को तोड़ने ही लग गए। तभी वहाँ पर उन्हें कुछ छुपाए हुए पैसे मिलते हैं, लेकिन वो आदमी मिस्टर वांगो के सामने गिड़गिड़ा रहा था और उसे कह रहा था कि इन पैसों को छोड़ दो, ये पैसे मेरी बेटी के हॉस्पिटल बिल के लिए हैं। वो आदमी मिस्टर वांगो से बहुत रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वांगो तो उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से पैसे लेके चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर वांगो को न्यूज मिलती है कि उस आदमी ने तो सुसाइड ही कर लिया है। फिर मिस्टर वांगो उस आदमी के फ्यूनरल पर जाता है कि वो तो सच ही कह रहा था कि उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है और अगर जल्दी से उसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगी, जिससे मिस्टर वांगो को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और वो उस बच्ची के हॉस्पिटल बिल का सारा खर्चा उठा लेता है। फिर वो लड़की आकर मिस्टर वांगो से कहती है कि गैंगस्टर अंकल, आपने ही मेरे सारे पैसे भरे हैं और आप ही की वजह से अब मैं कुछ दिन और जी पाऊंगी। अब ऐसे ही थोड़ा टाइम बीतता रहा और मिस्टर वांगो उस बच्ची से मिलने कई बार आया करता था और इस वजह से तो यहाँ पर ऐसा लग रहा था
कि जैसे मिस्टर वांगो को उस बच्ची से लगाव ही हो गया हो। लेकिन किस्मत के आगे आखिर किसकी चली है, वो बच्ची तो उस बीमारी से बच ही नहीं पाती। जाने से पहले वो मिस्टर वांगो के लिए एक लेटर लिखती है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं जानती हूँ कि आप एक गैंगस्टर हो और आप मेरे फादर के कोई दोस्त नहीं, लेकिन मेरे फादर की डेथ आपकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुई है और इसीलिए आप इतनी ज्यादा गिल्ट में मत रहो। आप एक अच्छे इंसान हो, इसीलिए आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से जीना। और इस लेटर को पढ़कर मिस्टर वांगो तो रोने ही लग गया था। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर वांगो किम सुन को ये सारी बातें बता रहा था। फिर किम सुन बोली कि अच्छा तो यही वजह है कि आपके घर में इतने सारे टॉयज हैं। फिर वांगो ने उसको और भी बताया कि मैं उस टाइम पर अपनी गैंग को छोड़कर वहाँ से भाग गया था, जिसकी वजह से टीम लीडर को ऐसा लगता है कि मैंने ही पुलिस को उनकी सारी सच्चाई बताई थी। जिस पर किम सुन ने उसको कहा कि आपको इस गलतफहमी को सही करना चाहिए। फिर मिस्टर वांगो टीम लीडर के पास पहुंच जाता है, लेकिन टीम लीडर तो उसको वहां पर पिटवाने ही लग जाता है। लेकिन मिस्टर वांगो तो कुछ भी नहीं कह रहा था। वो टीम लीडर उससे बार बार पूछ रहा था कि क्या तुमने ही खबर को लीक किया था, लेकिन वांगो तो वहां पर कुछ भी नहीं बोलता। अब वो टीम लीडर मिस्टर वांगो को मारने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन उसको मारने से पहले ही टाइम स्टॉप हो गया और मिस्टर वांगो तो सीधा उस छोटी बच्ची की ग्रेवयार्ड पर पहुंच गया। और वहीं इसी टाइम पर किम सुन ने आकर टीम लीडर को सारी सच्चाई बता दी, जिससे उनकी भी वो गलतफहमी दूर हो गई। फिर शाम के टाइम किम और जूवू एक साथ बैठे हुए थे, जहाँ पर किम सुन ने उसको थैंक्स बोला और उसे कहा कि तुमने मेरी बहुत मदद की और इसीलिए मैं तुमको ट्रीट दूंगी। लेकिन जुनवू तो उसको मना करके वहाँ से चला जाता है। फिर उसके जाने के बाद वहाँ पर इंसियो आ गया और वो उससे भी पूछती है कि मैं तुम्हें मिल्क ट्रीट दूंगी। इस पर इंसियो मान भी गया और साथ ही वो उसे डेट पर जाने के लिए भी कह देता है। फिर किम सुन की बिल्डिंग में ही रहने वाली एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी से बात कर रही थी, क्योंकि उसकी बेटी तो बस एक रूम में बंद रहती थी और बाहर नहीं आया करती थी। आज वो उसको खाना देने के लिए जा रही थी और कमरे के बाहर ही रख देती है। अब जैसे ही वो लेडी बाहर आती है तो किम सुन आकर उसको बताती है कि आपने पिछले 2 महीने के मेंटेनेंस का बिल नहीं दिया। वो औरत तो यहाँ पर ये कहने लगती है कि मैंने तो दे दिया था, शायद तुम्हें याद नहीं। किम सुन उनको कह देती है कि आपने तो पिछली बार भी ऐसा ही किया था, लेने बनाने से कुछ भी नहीं होगा। फिर वो लेडी कहती है कि चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पर सफाई कर दूंगी जिससे मेरी ये पेमेंट तो कम हो जाएगी ना। किम सुन उसको ये बोल देती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगली बार से ऐसा बिल्कुल भी मत करना। वहीं पर ही इंसियो काफी तैयार होकर आ गया और उनको देखकर वो लेडी कहती है कि क्या तुम लोग डेट पर जा रहे हो। अब वो दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर इंसियो चारों तरफ देख रहा था तो सारे के सारे कपल्स ही काफी रोमांटिक हो रहे थे, लेकिन किम सुन को तो मूवी देखने से ही फुर्सत नहीं थी। फिर उसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर आकर इंसियो ने किम सुन से पूछा कि क्या तुम सच में उस बेसमेंट से लव करती हो। लेकिन किम सुन उसको मना कर देती है कि मैं तो उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। इंसियो को तो फिर भी लग रहा था और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उसको पसंद करती हो। वहीं दूसरी तरफ जुनवू तो बैठा हुआ किम सुन को याद कर रहा था, जैसे कि वो उसको लाइक करने लगा हो। अब जैसे ही जुनवू बस में बैठकर कहीं जा रहा था तभी उसको फील हुआ कि शायद कोई उसे घूर घूर कर देख रहा हो, और ये कोई और नहीं बल्कि वही आंटी थी जो कि किम सुन की बिल्डिंग में रहा करती थी। जब जुनवू घर पहुंचता है वो आंटी भी उसके पीछे पीछे ही आ रही थी, और अब तो वो उससे पूछ ही लेता है कि आप मुझे कब तक फॉलो करेंगी, अगर आपको इसके अलावा कुछ काम नहीं है तो क्या मैं अपने घर में जा सकता हूँ। अब शाम के टाइम वो लेडी खाना बनाकर जुनवू के पास जाती है, क्योंकि जुनवू तो उन्हें बहुत पसंद आ गया था। फिर वो अपने घर पर आकर अपनी बेटी से जुनवू की ही बातें करने लगी कि वो लड़का अच्छा दिखने के साथ साथ काफी अच्छा इंसान भी है, और अगर तुम्हारी शादी उस लड़के के साथ हुई तो तुम्हारी जिंदगी तो स्वर्ग ही बन जाएगी। लेकिन उसकी बेटी तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। फिर थोड़ी देर बाद उस लड़के के 2 दोस्त उसके घर पर मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि जब तुमने हमें वो वाली बात बताई तो हमने तुम पर यकीन नहीं किया, इसके लिए हमें माफ कर देना। और उस प्रोफेसर की गलती सबके सामने आ गई है। फिर सुना उनकी बातों को सुनकर अपने कान बंद कर लेती है और रोने लग जाती है। अब उसकी मॉम उन दोनों फ्रेंड्स को वहां से जाने के लिए कहती हैं। उनके जाने के बाद आंटी तो बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि सारी बातों को दोबारा याद करके वो तो टूट ही गई थी, और बहुत जोर जोर से बोलकर सुना से कहती हैं कि अब तो बाहर आ जाओ, अब तो काफी साल हो गए हैं। लेकिन उसकी लड़की बाहर ही नहीं निकलती, और अब जुनवू उनके बर्तन लौटाने उनके घर पर आ रहा था और वो उनकी सारी बातें सुन लेता है।
फिर हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुना एक आर्ट्स की टीचर थी और वहाँ उसका एक प्रोफेसर पढ़ाते टाइम उसको गलत तरीके से टच किया करता था। एक बार उस प्रोफेसर ने सुना को अपने ऑफिस में मिलाया, लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब दिख रही थी। और जब सुना नेक्स्ट डे कॉलेज में आई तो सब लोग उसके साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहे थे और उसको बहुत बुरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि सारी जगह पर ये रूमर फैल गई थी कि सुना और प्रोफेसर के बीच कुछ ना कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। और यही वजह है कि सुना को हर बार स्कॉलरशिप मिलती है। सुना ने अपनी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश तो की, लेकिन किसी को भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी नहीं। और यही वजह थी कि सुना ने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया था और ये सारी बातें अब सुना की मॉम जुनवो को बता रही थी और कहती है कि सारी मेरी ही गलती है, अगर मैं उस पे उस टाइम यकीन कर लेती तो शायद ये सब ना होता। फिर जुनवो उनसे कहता है कि आपको उससे माफी मांगनी चाहिए, शायद वो आपकी माफी का ही इंतजार कर रही हो। अब यहाँ पर आंटी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो तुरंत जाके सुना से माफी मांगने लगती हैं। अब सुना भी उनकी बातों को सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और नेक्स्ट डे वो भी बाहर आ गई थी, जिसको देखकर आंटी बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसको लेकर बाहर चली गई और उसको दिखाती है कि देखो प्रोफेसर की वो सारी गलतियां अब सब लोगों के सामने आ गई हैं। फिर वहीं हमें ग्रिम रीपर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक ग्रिम रीपर को म्यूंग वुन पर शक हो गया था। वो उसे कह रहा था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सही नहीं है, अगर गॉड को पता लगा तो क्या होगा। वो ग्रिम रीपर तो अपने टीम लीडर को ही गॉड कह रहा था। अब वो टीम लीडर ग्रिम रीपर से कहता है कि जाकर उस टाइम स्टॉपर को पकड़ कर लेकर आओ। अब किम सुन और बिल्डिंग के बाकी लोग एक अनाथालय में फ्री की सर्विस देने के लिए गए थे, जहाँ पर आंटी देखती है कि उनकी बेटी सुना वहाँ पर बच्चों को ड्राइंग सिखा रही है और जिसकी वजह से वो आज काफी खुश लग रही थी। वहीं किम सुन तारों पर कपड़े सुखा रही थी और वहीं जुन वो आकर उसकी हेल्प करने लगता है और ये सीन तो यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक हो गया था। फिर वो दोनों एक जगह पर बैठ जाते हैं, जहाँ पर किम सुन बताती है कि उसको ये पार्ट टाइम जॉब नहीं करनी, बल्कि उसका तो ड्रीम है कि वो एक बहुत बड़ी राइटर बने, जिस पर जुन वो उसको यकीन दिलाता है कि एक दिन वो बहुत बड़ी राइटर बन जाएगी। और जब वो लोग बातें कर रहे थे तो उनको इन स्यूत वहीं पर खड़ा हुआ देख रहा था, जिसको देखकर वो काफी जेलस फील करता है। फिर थोड़ी देर बाद जुनवो का ध्यान एक लड़की पर जाता है जो कि अपने भाई से साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी और उसको पूछ रही थी तुमको किसने मारा है, लेकिन उसका भाई तो तंग आकर और वहाँ से खाना छोड़कर चला जाता है और जुनवो को ये सारी बातें देखकर काफी अजीब लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में उन्हीं दोनों भाई बहनों को दिखाया जाता है। जो लड़की अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और अपने पावर्स के जरिए उससे पूछती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कौन लड़का स्कूल में बुली करता है, लेकिन उसका भाई तो अभी तक भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था। अब नेक्स्ट डे उसके भाई को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़के उसको बुली कर रहे थे क्योंकि वो अनाथ था और कुछ ऐसी ही सिचुएशन उसकी बहन की भी थी और उसके कॉलेज में भी कुछ लड़कियां उसको इसी तरह से तंग किया करती थी और साथ में कह रही थी कि अब तो हम तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ेंगे। और अपने भाई की बात सुनकर तो उस लड़की को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, जिसकी वजह से उसने अपनी पावर्स यूज की और उन लड़कियों को अपना मैसेज दिया कि अगर तुमने मेरे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। वो सारी लड़कियां हैरान हो रही थी क्योंकि उनको ये पता नहीं लग रहा था कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। तभी वहां पर जुनवो पहुंच जाता है और उस गूंगी लड़की को उठाकर वहां से ले जाता है और हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि जुनवो ने जब उस लड़की को पहली बार देखा था वो तो उसे तभी पहचान गया था कि इसके पास भी कुछ ना कुछ स्पेशल पावर जरूर हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम उस कंपनी की डायरेक्टर को देखते हैं जो कि किम सुन की जगह पर एक टाउन बनाना चाहती थी। वो उसने कांग को किडनैप करवा लिया और उसको बहुत टॉर्चर करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बिल्डिंग खाली करवाने का काम दिया था, लेकिन तुमसे तो वो काम भी नहीं हो पाया, लेकिन अब मैं तुम्हें सेकंड चांस दे रही हूँ और इस बार मेरा काम जरूर हो जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ किम सुन तो काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसने अपने सारे कर्जे के पैसे उतार दिए थे और इसीलिए वो जुनवो को कहती है कि मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। फिर जुनवो उसे कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन हम किसी महंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे। अब उसके बाद जुनवो तो अपने घर पर चला जाता है, जहाँ पर उसको वही पहले की तरह ही ड्रीम्स आ रहे थे और अब तो वो सपने से उठकर उसी ब्रेसलेट को देखने लग जाता है। अब नेक्स्ट डे जुनवो जाकर अपने लैंड ओनर को बताता है कि रात में जब मुझे वो सपना आया तब ये ब्रेसलेट चमक रहा था, जिस पर उन अंकल ने उसको कहा कि भले ये ब्रेसलेट पुराना है लेकिन इसमें कुछ खास हो ऐसा कुछ भी नहीं है।
वहीं किम सुन अपने घर में बैठकर स्टोरी लिख रही थी क्योंकि उसे एक अच्छा राइटर बनना था। तभी वो जुनवू के बारे में सोचने लग जाती है और जैसे ही वो आंखें खोलती है तभी उसके सामने जुनवू खड़ा था। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने सब कुछ देख लिया। वो कहता है कि हाँ सब कुछ, और वो भी शुरू से। सियोना काफी एम्बेरस फील करती है। तभी जुनवू से बताता है कि मैं किसी काम के चलते बाहर जा रहा हूँ, जिस पर किम सुन सोचने लग जाती है कि ये कहीं जाने से पहले मुझे क्यों बता रहा है, कहीं ये मुझे पसंद तो करने नहीं लग गया। लेकिन जुनवू उसको कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम उन दोनों भाई बहनों का ध्यान रखना। अब जुनवू के किसी दूसरे शहर में जाने के बाद कांग किम सुन के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे फादर ने 7 साल पहले मुझसे एक और लोन लिया था और जिसका पैसा तुमने अब तक मुझे पे नहीं किया है। जल्दी से मुझे पैसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हारी ये बिल्डिंग मेरी हो जाएगी। ये सुनकर किम सुन काफी शॉक हो जाती है। नेक्स्ट सीन में उन दोनों भाई बहनों को दिखाया जाता है जो कि किम सुन को कॉल करते हैं और उसको मिलने के लिए बुलाते हैं। लेकिन किम सुन तो यहाँ पर इतनी ज्यादा परेशान थी कि वो उनसे मिलने नहीं जा पाती। अब वो दोनों भाई बहन वहाँ से उठकर जाने ही वाले थे, तभी वहाँ पर एक फीमेल ग्रीपर आती है जो कि उस लड़की को गायब करके वहाँ से लेकर चली गई। और वहाँ पर पहुंचकर उसका टीम लीडर उसे बताता है कि इस अर्थ का बैलेंस बनाए रखने के लिए हम तुम जैसे लोगों को पकड़ते हैं। फिर वो टीम लीडर उसको कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। लेकिन उस लड़की ने पूछा कि मेरे भाई का क्या होगा। फिर वो टीम लीडर कहता है कि तुम अभी मेरे सामने खड़ी हो और पहले तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, ना कि अपने भाई की। और वैसे तुम अपने भाई की चिंता मत करो, अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हारे भाई की लाइफ को हेवन बना दूंगा। फिर टीम लीडर उसको एक चाय देता है जिसको पीते ही वो लड़की अपनी सारी पुरानी मेमोरीज को भूल जाती है। वहीं दूसरी तरफ किम सुन की बिल्डिंग के पेपर्स लेने के लिए कांग उसके घर पर घुस जाता है और काफी ज्यादा तोड़फोड़ कर देता है, जिसकी वजह से किम सुन अपनी प्रॉपर्टी के पेपर लेकर किचन में छुप जाती है, जहां पर वो बिल्डिंग में रहने वाली आंटी और उसकी बेटी भी थी। अब यहाँ पर किम सुन बार बार जुनवू को कॉल लगा रही थी, लेकिन तभी कांग वहाँ पर दरवाजा तोड़कर आ गया। अब जैसे ही कांग कुछ करता कि तभी यहाँ पर इंसियो आ गया और उनको अंदर बाथरूम में जाने के लिए बोल दिया। इस पर कांग हंसने लग गया कि अब ये लोग मुझसे छुपने के लिए बाथरूम में चली जाएंगी। लेकिन जैसे ही कांग उस बाथरूम का दरवाजा खोलता है तब उसको वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता, और जिससे हमें पता लगता है कि इंसियो के पास भी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। अब इंसियो इन तीनों को लेकर किसी दूसरी जगह पर आ गया था। अब कांग और उसके बाकी गुंडे तो ये देखकर शॉक हो गए थे कि आखिर ये हुआ क्या है। तभी इंसियो वापस कांग के पास आता है और उसको फिर से बाथरूम में आने के लिए कहता है, और अब तो उसने कांग और उसके गुंडों को किसी प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में लेकर चला जाता है। अब ये सीन तो यहीं पर कट हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में इंसियो किम सुन को बताता है कि ये पावर्स मेरे पास बचपन से ही हैं, लेकिन मैंने इस पावर्स को काफी कम बार यूज किया है। जिस पर किम सुन उसको थैंक्स बोलती है और कहती है कि आज तुमने मेरी बहुत मदद। फिर उसने कहा कि मैं तो ये बात समझ जाऊंगी, लेकिन तुम उन दोनों को ये बात कैसे समझाओगे। जिस पर इंसियो ने कहा कि कोई नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगा। अब कांग के आदमी तो उसकी टीम को ही छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि वो तो बस बिना मतलब के ही उसकी टीम में आ गए। अब जैसे ही कांग वहाँ से जा रहा था कि तभी टाइम स्टॉप होता है और जुनवू आकर कांग को किडनैप कर लेता है। अब कांग तो यहाँ पर इतना ज्यादा डर गया था कि वो तो एकदम से ड्रीम से उठता है और सोचता है कि क्या ये सच था। फिर वो अपना लॉकर चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसको एक पर्ची मिली और जिसमें लिखा हुआ था कि तुम्हारा कोई सपना नहीं था बल्कि हकीकत थी। अब किम सुन अपने घर का सारा सामान समेट रही थी और साथ ही अपने डैड की फोटो को देखकर रो रही थी कि तभी वहाँ पर जुनवू आ गया। वो उससे कहती है कि आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर जुनवू उसको ऊपर छत पर ले गया और उसके साथ बातें करने लगा, जिसमें उसने कहा कि अब कांग कभी भी तुम्हारे पास दोबारा पैसे मांगने नहीं आएगा। जिस पर अब किम सुन उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरी दोबारा मदद की। फिर जुनवू उससे कहता है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हें राइटर बनना था, तुम सिर्फ उसी पर फोकस करो। फिर जुनवू उसके साथ बातें करता हुआ कहता है कि जब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं आई थी तब तक मेरी लाइफ मीनिंगलेस थी, लेकिन जब से तुम आई हो तब से मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी का भी कोई ना कोई मोटिव है। और ये सुनकर तो किम सुन उसके चीक्स पर किस ही कर लेती है। फिर जुनवू उससे पूछता है कि मैं तुम्हें उन भाई बहनों की जिम्मेदारी देकर गया था, वो कैसे हैं। लेकिन किम सुन ने कहा कि आखिर तुम बात किसकी कर रहे हो। लेकिन जुनवू इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि वो तो किम सुन की हुई किस को याद कर करके ब्लश किया जा रहा था। अब जुनवू खुशी खुशी अपने बेसमेंट में चला जाता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तभी वहाँ पर टीम लीडर आया हुआ था। इससे पहले कि जुनवू उससे कुछ पूछता वो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाता है। जुनवू को लगता है कि शायद ये मजाक कर रहा है, वो एकदम से टाइम को स्टॉप करता है, लेकिन इसका तो टीम लीडर पर कोई भी असर नहीं होता।
फिर टीम लीडर उस ब्रेसलेट को देखता है और कहता है अच्छा तो सारे फसाद की जड़ यही है, और इतना कहकर वो तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि किम सुन और जुनवो आज डेट पर आए हुए थे। अब किम सुन तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन जुनवो का ध्यान वहाँ पर कम बल्कि उस टीम लीडर की बातों पर ज्यादा था। और अब तो किम सुन भी इस बात को नोटिस कर लेती है कि आज जुनवो कहीं पर खोया हुआ है, और इसीलिए किम सुन तो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ इंसियो उन तीनों को अपनी सुपर पावर्स के बारे में समझा रहा था। वो तीनों लोग सोच रहे थे कि अब तक जो हमारी मदद करते आ रहा है वो कोई और नहीं बल्कि इंसियो ही है। वहीं जुनवो का पुराना लैंड ओनर जब टीम लीडर से मिलने के लिए जाता है तो टीम लीडर उसको ही सीनियर बुलाता है। फिर वो लैंड ओनर उसको कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक के लिए आया हूँ, जिस पर टीम लीडर ने उन्हें कहा कि मैं जानता हूँ आप यहाँ पर उन दोनों और उस ब्रेसलेट के लिए आए हैं। तभी हम देखते हैं कि किम सुन बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी। तभी उसके पास इंसियो आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें किसी ने डंप कर दिया है, जिस पर वो बोलती है कि यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और अब तो इंसियो और ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये है कि उस बेसमेंट ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। अब किम सुन इंसियो के साथ वहाँ से जाने लगती है, तभी उसके सामने जुनवो आ गया, लेकिन आज तो उसने जुनवो को इग्नोर कर दिया और वापस से इंसियो के साथ चली गई। अब किम सुन ने तो पहले से ही ड्रिंक किया हुआ था, लेकिन वो फिर और भी ड्रिंक करना चाहती थी। फिर जुनवो से कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। इन लोगों को म्यूंग वुन दूर से देख रहा था और उसको याद आया कि गॉड ने उसे कहा था कि उस टाइम स्टॉपर को पकड़ने से पहले तुम्हें उस लड़की को पकड़ना होगा। अब हमें यहाँ पर पता लगता है कि जुनवो यहाँ पर क्यों आया, क्योंकि उसने म्यूंग वुन को इंसियो और किम सुन का पीछा करते हुए देख लिया था। अब जुनवो किम सुन को लेकर वहाँ से जा रहा था, तभी उसके पास म्यूंग आ गया और जैसे ही वो उन्हें पकड़ने वाला था कि तभी इंसियो ने आकर उसका रास्ता ही भटका दिया। फिर इंसियो जुनवो को कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि ये लोग मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आएंगे, और यही वजह थी कि मैं अपनी पावर्स का ज्यादा यूज नहीं किया करता था। फिर जुनवो उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें ग्रीम रीपर्स के बारे में पता है। तब इंसियो ने बताया कि हाँ मुझे पता है और मेरे डैड इन्हीं की वजह से मारे गए। अब ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठकर सूप पी रहे थे। वहीं पर इंसियो जुनवो को कहता है कि किम सुन का ध्यान रखना, मैं कहीं पर जा रहा हूँ। फिर बीच में ही किम सुन बोल पड़ी कि ज्यादा सूप पीने की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और इसलिए वो रेस्ट रूम चली जाती है। लेकिन जैसे ही किम सुन वॉशरूम से बाहर निकल रही थी तभी उसके सामने म्यूंग वुन आ जाता है। तभी यहाँ पर इंसियो और जुनवो पहुँचते हैं। तभी जुनवो तो किम सुन को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इंसियो वहीं पर रह गया था। और आज जैसे ही इंसियो उसका चेहरा देखता है तो वो उसको फादर कह के बुलाता है, और अपने आप को इस तरह फादर सुनकर म्यूंग वुन तो यहाँ पर बिल्कुल शॉक ही हो गया था। इंसियो कहता है कि क्या आप अभी तक जिंदा हो। अब नेक्स्ट सीन में इंसियो म्यूंग जुन को लेकर घर पर जाता है, और जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे थे उन्हीं बातों को उनका टीम लीडर भी सुन रहा था, और वो कहते हैं कि इस म्यूंग वुन को अपनी पुरानी बातें आखिर याद कैसे आ गई। वहीं हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंसियो की फैमिली कंडीशंस कुछ ठीक नहीं थी। उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार थी और इसी वजह से म्यूंग वुन को काफी ज्यादा काम करना पड़ता था, और उसके पास जितने भी पैसे आते वो तो उसकी माँ के इलाज में ही खर्च हो जाया करते थे। एक दिन इंसियो की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन उनके पास तो दवाई लेने तक के पैसे भी नहीं थे। इसलिए इंसियो ने सोचा कि अब तो डैड कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो अपने अंकल के पास चला जाता है। लेकिन उसके अंकल ज्यादा अच्छे आदमी नहीं थे, और उन्हें तो म्यूंग वुन और इंसियो दोनों की पावर्स का पता था, और वो तो इंसियो की पावर से एक काफी बड़ी चोरी को अंजाम देना चाहता था। अब जैसे ही म्यूंग वुन देखता है कि इंसियो यहाँ पर नहीं है, फिर वो अपनी पावर्स का यूज करके पता लगाता है कि इंसियो कहाँ पर गया है, और उसको अपनी पावर्स यूज करते हुए जुनवो देख लेता है, और यहाँ पर हमें पता लगता है कि जुनवो भी एक ग्रीम रीपर है। अब नेक्स्ट सीन में जुनवो किम सुन को लेकर अपने पुराने लैंड ओनर के पास पहुँच जाता है और उनसे पूछता है कि आप मुझे बताइए आखिर मैं कौन हूँ और उस ब्रेसलेट का आखिर चक्कर क्या है। फिर हमें फ्लैशबैक का एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनवो एक ग्रीम रीपर था और ये लैंड ओनर गॉड हुआ करते थे। जुनवो इन अंकल को कहता है कि मैं म्यूंग वुन को पकड़ने जा रहा हूँ, और वहाँ पर जुनवो ने देखा कि इंसियो अपने अंकल की चोरी करने में मदद कर रहा था, और जैसे ही उन गुंडों ने चोरी कर ली तब उनको इंसियो तो बहुत पसंद आया कि ये तो काफी काम का लड़का है। अब वो गुंडे तो इंसियो को अपने साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उसके अंकल इतने भी बुरे नहीं थे कि वो इंसियो को उन गुंडों के हवाले कर दें। ये लोग उसके अंकल पर हमला कर देते हैं। तभी वहाँ पर म्यूंग वुन आ जाता है और इंसियो को बचा लेता है, और अब तो जुनवो भी वहीं पर पहुंच गया था। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है
जहाँ पर इंसियो अपने डैड म्योंग वुन पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन म्योंग वुन को तो क्लियरली कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर दो ग्रिम रीपर आ जाते हैं जो कि इंसियो को वहाँ से ले जाना चाहते थे, लेकिन तभी म्योंग वुन इंसियो को वहाँ से भगा देता है और फिर तो गॉड ने म्योंग वुन को ही पकड़वा लिया और अब तो उसे सजा मिलती है, जहाँ पर उनका गॉड बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने इंसियो को वहाँ से भगाया ही क्यों था। फिर म्योंग वुन ने उनको कहा कि आखिर आपने मेरी मेमोरीज ली ही क्यों थी, अगर आप मेरी मेमोरीज दोबारा से वापस कर देते हैं तब मैं बता दूंगा कि मैंने ऐसा किया क्यों। फिर गॉड ने कहा कि अगर मैंने तुम्हारी मेमोरीज वापस ला दी तो क्या तुम अपने ही बेटे को गायब कर पाओगे, और यही रीजन है कि मैं ग्रिम रीपर बनने के टाइम पे आदमी की सारी पुरानी मेमोरीज को खींच लेता हूँ। फिर हमें वही फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जुनवू म्योंग वुन को पकड़ने ही वाला था। तभी वहाँ पर बीच में इंसियो आ गया और उसने कहा कि आप प्लीज मेरे डैड को छोड़ दीजिए, मैं दोबारा से कभी भी चोरी नहीं कराऊंगा। और इंसियो के हाथ में ही वो ब्रेसलेट था और इन्हीं बातों के चलते वो ब्रेसलेट नीचे गिर गया। जैसे ही उस ब्रेसलेट पर जुनवू की नजर पड़ी वो तो एकदम गुस्से में आ जाता है और म्योंग वुन को मार देता है। अब वो तो म्योंग वुन को मारने के बाद इंसियो को भी मारने वाला था, लेकिन तभी वो लैंड ओनर वहाँ पर आ जाते हैं और उसको रोक देते हैं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लैंड ओनर जुनवू को ये सारी बातें बता रहे थे। फिर जुनवू ने उनसे पूछा कि आखिर आपने ऐसा किया क्यों था, जिस पर अंकल ने बताया कि मैं चाहता था कि तुम और किम सुन मिलो और दोनों साथ रहो, और तुम दोनों को मिलाने का ये ब्रेसलेट ही एक तरीका था। तुम दोनों हर जगह में मिलते हो लेकिन बिछड़ जाते हो। वहीं दूसरी तरफ म्योंग वुन गॉड के सामने कह रहा था कि आप मुझे मेरी मेमोरीज लौटा दीजिए, जिस पर गॉड भी उससे वादा लेते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारी मेमोरीज लौटा तो दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें अपने बेटे इंसियो को इस दुनिया से इरेज करना होगा। और फिर गॉड उसको एक चाय पीने के लिए देते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जैसे ही म्योंग वुन इंसियो के पास आता है तब इंसियो को पता लग चुका था कि अब मेरे डैड को सब कुछ याद आ गया है। अब वो दोनों गले लग कर रोने लग जाते हैं और फिर इंसियो कहता है कि आप मुझे यहाँ पर लेने आए हैं, मैं इस बात को जानता हूँ। अब जैसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर और सारे ग्रिम रीपर्स भी आ गए, लेकिन म्योंग वुन इंसियो को लेकर एक जगह पर चला जाता है और उससे उसकी सारी पावर्स ले लेता है और कहता है कि ये ही मेरा तुमसे आखिरी गिफ्ट होगा। लेकिन वो सारे ग्रिम रीपर्स भी वहाँ पर पहुँच गए और म्योंग वुन उनसे लड़ने लग जाता है, लेकिन वो ज्यादा तो उनसे नहीं लड़ पाता और लास्ट में एक ग्रिम रीपर म्योंग वुन की बॉडी को वैनिश कर देता है। वहीं दूसरी तरफ गॉड बैठकर ये सारी चीजें देख रहे थे और सोचते हैं कि अच्छा तो म्योंग वुन का लास्ट काम ये था। फिर म्योंग वुन को गॉड के सामने लाया जाता है जहाँ पर गॉड उसको बताते हैं कि किसी नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी इतनी सारी पावर्स को झेल नहीं पाती और यही वजह थी कि तुम वहाँ पर मारे गए। मैं जो भी कहता हूँ वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही होता है। म्योंग वुन वहाँ से चला जाता है। गॉड ने उन सारे ग्रिम रीपर्स को कहा कि अब हमें उस टाइम स्टॉपर को पकड़ने जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ वो लैंड ओनर जुनवू और किम सुन को वहाँ से कहीं दूर भगा देते हैं, लेकिन जुनवू का पीछा करते करते वो सारे ग्रिम रीपर्स वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गॉड का एक असिस्टेंट ग्रिम रीपर जुनवू को कहता है कि सीनियर मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई भी झगड़ा हो, इसीलिए आप चुपचाप मेरे साथ चलिए। और वहाँ तो जुनवू को उन अंकल ने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई इंसान वहाँ से एक बार गायब हो जाता है तो वो दोबारा वापस नहीं आता, और यही वजह थी कि जुनवू गॉड के पास वापस नहीं जाना चाहता था। फिर तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब जुनवू एक ग्रिम रीपर था तब वो किम सुन को लव किया करता था और उस ब्रेसलेट की ओनर कोई और नहीं बल्कि किम सुन ही थी। और पिछले जन्म में किम सुन के पास टाइम स्टॉप करने की पावर्स थी, लेकिन ये जानते हुए भी जुनवू ने उससे प्यार किया। और ये ब्रेसलेट तो ऐसा था कि इसको पहनने के बाद लोगों को अपनी मेमोरीज याद आने लगती थी। वहीं उस टाइम पे वो लैंड ओनर गॉड हुआ करते थे तो उन्होंने कुछ ग्रिम रीपर्स को किम सुन को पकड़ने के लिए भेजा था। जुनवू किम सुन को बचाने लगता है और इस चक्कर में वो काफी सारे ग्रिम रीपर्स को वहीं पर मार देता है। अब वो अंकल वहीं पर आ जाते हैं और उसको कहते हैं कि इस लड़की ने अपनी पावर्स का यूज करके काफी ज्यादा मैस फैलाया है और इसको जानने के बावजूद भी तुमने अपने कई सारे कलीग्स को मार डाला। फिर जुनवू उन अंकल से कहता है कि चाहे तो आप मुझे मार डालें लेकिन इसको जिंदा रहने दें और आगे से ये कभी भी अपनी पावर्स का गलत यूज नहीं करेगी। फिर अंकल कहते हैं कि तुमने मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंट कर दिया है, और इतना कहकर वो किम सुन को वहाँ से गायब ही कर देते हैं। अब किम सुन के वहाँ से जाने के बाद वो गॉड से प्रे करता है और कहता है
कि या तो आप मुझे भी मार दीजिए या फिर मेरी मेमोरी को इरेज कर दीजिए, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और फिर वो अंकल जुनवो को चाय पिला देते हैं। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो गया। फिर हम उन अंकल को गॉड के पास देखते हैं जहाँ पर वो बैठे हुए बातें कर रहे थे। फिर गॉड उन अंकल से पूछते हैं कि फिर किम सुन का जन्म दोबारा से कैसे हो गया। फिर अंकल ने बताया कि उस ब्रेसलेट की वजह से ये दोनों हर जन्म में मिल जाते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मैंने तो एक बार इस ब्रेसलेट को छुपाने की भी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा करना भी मेरे लिए कुछ खास नहीं रहा। इस ब्रेसलेट में ऐसी पता नहीं कौन सी पावर है कि हम गॉड की पावर भी इसके सामने कम पड़ जाती है। वहीं जुनवो और किम सुन तो किस्मत से एक दूसरे से जुड़े हैं। लेकिन फिर गॉड ने अंकल से कहा कि आपने तो सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया है, लेकिन मैं तो उन दोनों को खत्म करके रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ एक ग्रिम रीपर किम सुन को मारने ही वाला था कि तभी जुनवो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो ब्रेसलेट के जरिए अपनी सारी मेमोरीज को भी वापस ला देता है और फिर से पहले की तरह ही ग्रिम रीपर्स को मारने लग जाता है। अब वहीं पर ही गॉड आ जाते हैं और जुनवो को मारने ही लगते हैं कि तभी वहां पर अंकल आ गए और गॉड को रोक दिया। फिर गॉड ने उनसे कहा कि आखिर आप हर बार आकर मुझे रोक क्यों देते हैं? आप मेरे सीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार मेरे काम में टांग अड़ाएं। फिर अंकल उसको कहते हैं कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि सब कुछ किस्मत पर छोड़ दो, लेकिन तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं। फिर गॉड के वहां से जाने के बाद जुनवो और किम सुन दोनों बच जाते हैं। फिर अंकल ने जुनवो को कहा कि अब तो तुम्हारी मेमोरीज वापस ही आ गई हैं। फिर यहाँ पर जुनवो और किम सुन दोनों अंकल को थैंक्स बोलते हैं, जिस पर अंकल ने कहा कि इस ब्रेसलेट में तुम दोनों की मेमोरीज हैं, इसीलिए मैं इस ब्रेसलेट को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। और किम सुन ने अंकल को पूछा कि क्या गॉड हमें मारने के लिए वापस आएंगे। इस पर अंकल ने बताया कि अभी तो नहीं, अभी तो वो कुछ सोच में डूबा होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो कुछ डिसाइड करके और वापस आएगा। अब जैसे ही किम सुन उस ब्रेसलेट को पहनती है तब उसे अपनी पुरानी बातें सारी याद आ जाती हैं, जहाँ पर ये किम सुन का ही फैसला था कि उसको इस दुनिया से इरेज कर दिया जाए, क्योंकि अगर वो जिंदा रही तो वो जुनवो के लिए कोई ना कोई मुसीबत तो खड़ी करती रहेगी। इसीलिए उसने अंकल को कहा था कि मुझे यहाँ से वैनिश कर दिया जाए। अब इसके बाद वो कुछ और बातें करते कि तभी यहाँ पर अंकल आ गए और जुनवो से कहते हैं कि मुझे किम सुन से कुछ पर्सनल बात करनी है। फिर जुनवो तो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। फिर किम सुन उनको थैंक्स बोलती है और कहती है मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। अब ये सीन तो यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग अंकल को बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी वहाँ पर गॉड आ जाते हैं और उनको कहते हैं कि मैंने इन दोनों के बारे में काफी सोचा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का यहाँ रहना दुनिया के लिए सेफ है। अब जैसे ही गॉड उनको वहाँ से इरेज करने वाले थे कि तभी आंटी और बाकी सब लोग उनके सामने आ जाते हैं और अब तो किम सुन ब्रेसलेट की मदद से जुनवो की सारी पावर्स अपने अंदर ले लेती है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि आखिर किम सुन ने उन अंकल से क्या फेवर मांगा होगा। वो गॉड के पास आकर टाइम स्टॉप कर देती है और कहती है कि आप इन लोगों को छोड़ दो और मुझे यहाँ से ले जाओ। फिर गॉड उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर किम सुन ने उनको कहा कि ये मेरी मर्जी है, मैं ये सब करना चाहती थी। मेरे जाने के बाद ये सब लोग यहाँ पर खुश रहेंगे। और अब तो गॉड उसको ही वैनिश कर देते हैं। अब उन दोनों के जाने के बाद जैसे ही बाकी सब लोग ठीक हो जाते हैं तब उन लोगों को किम सुन तो याद ही नहीं थी और ये लोग कहते हैं कि आखिर हम सब यहाँ पर कर क्या रहे हैं। अब हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंसियो की बॉस उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर वांगो सुना का ध्यान अपनी बेटी की तरह रख रहा था। जुनवो को राइटर बनना था, इसलिए वो कुछ ना कुछ लिखता रहता था। और अब तो किम सुन एक ग्रिम रीपर बन गई थी, जो कि एक सुपर पावर वाले आदमी को पकड़ने के लिए गई थी। और वहीं गॉड भी उसको दूर से देख ही रहे थे और वो कहते हैं कि ये लड़की तो अभी तक नहीं बदली, शायद मैंने इसकी मेमोरी इरेज करते टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी होगी। अब हम लोग देखते हैं कि एक छोटा बच्चा अपनी टाइम स्टॉप करने वाली पावर्स को यूज कर रहा था और ये सब देखकर किम सुन तो उसको पकड़ने के लिए भागती है। वहीं जुनवो जो कि सब कुछ भूल गया था, लेकिन उसको वो ब्रेसलेट फिर भी याद था और वो उस ब्रेसलेट को ढूंढ रहा था। अब कुछ लोग उस ब्रेसलेट को लेकर जुनवो के पास आते हैं। जैसे ही जुनवो उस ब्रेसलेट को देख रहा था तभी किम सुन उस बच्चे को गायब करके वहां से निकल रही थी। अब जैसे ही वो उसके पास से निकली तभी किम सुन को उसकी सारी बातें याद आ जाती हैं। फिर वो जुनवो की तरफ देखते हुए उसको बेसमेंट बुलाती है और वहीं दूसरी तरफ वो छोटा बच्चा गॉड के पास चला जाता है। जब गॉड उसे सीनियर कहकर बुलाते हैं तब हमें पता चलता है कि ये छोटा बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसका सीनियर गॉड ही था। अब उन अंकल ने ये सब कुछ जानबूझकर किया था ताकि वो किम सुन और जुनवो को मिला सके। जुनवो यहाँ पर एक अभी भी नॉर्मल इंसान है, लेकिन उस पर टाइम स्टॉप होने का कोई भी असर नहीं पड़ता।
फिर जुनवो उससे ये भी पूछता है कि तुम मुझे बेसमेंट कहकर क्यों बुलाती हो, तुम्हें कैसे पता कि मेरा घर बेसमेंट में है। इस पर किम सुन एक स्माइल कर देती है और कहती है कि ये बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम सुनना चाहोगे। तो जुनवो भी उस पर एक स्माइल कर देता है और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।